हम कहते हैं कि एक बजिंग वर्ड होता है। अब एक बजिंग सेंटेंस और एक बजिंग क्वेश्चन सब लोगों के जहन में, और सब लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि सर, मार्केट करेक्शन तो हम जानते हैं आएगा, कब और कितना बड़ा होगा। ये एक क्वेश्चन आप सब लोग पूछ रहे हैं और आप चाह रहे थे कि हम इस टॉपिक को कवर करें। इस टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यूएशन के टर्म्स में मार्केट एक्सपेंसिव है तो कितनी, वो क्या रीजंस हैं, वो क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इन लेवल से करेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आपको उन ट्रिगर्स का पता चल जाए तो आपको ये भी पता चल सकता है कि मार्केट्स कब करेक्ट होने वाली है। आपको आज इन सारे प्रश्नों के आंसर्स देने की चेष्टा से एक स्पेशल मास्टर क्लास अरेंज की जा रही है। ये मास्टर क्लास मार्केट करेक्शन टॉपिक पे ही निर्धारित है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, थर्ड एम्पायर बाय रिसर्च एंड रैंकिंग। चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि कोविड की वजह से इंडियन इकोनॉमी में जो क्रैश देखने को मिला वही एक सोल रीजन था जिसकी वजह से मार्केट्स ने करेक्ट किया। ऐसी बात नहीं है। मैं आपके समक्ष एक ग्राफ रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस ग्राफ को जरूर देखें। आपके सामने अब ग्राफ आ चुका है। कोविड से पहले इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बुरे दौर से निकल रही थी। एक ऐसा दौर था जहां पे हमने जीडीपी को डिक्लाइन होते हुए देखा टू लेवल्स ऑफ 4% तक। आज जब हम जीडीपी की बात करते हैं 9-9.5% की, इस किस्म का दौर हमें देखने को मिला था 2010-2011 के समय पे, जब जीडीपी हुआ करती थी 8-8.5 लेवल की। इनफैक्ट 2010-2011 फिस्कल में जीडीपी की जो ग्रोथ हमने रजिस्टर की थी वो थी 8.5% और ये करेक्ट होके 5.2% हो गई थी एक साल के बाद में। उसको वापस करेक्ट होते इस लेवल तक पहुंचते 8.2 के लेवल तक पहुंचते FY17 तक का टाइम लग गया। लेकिन FY17 के बाद में जब ये करेक्शंस आई तो बहुत ही बुरी आई और एक ऐसा दौर देखने को मिला जहां पे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जीडीपी की जो डिक्लाइन थी, जो डिसलेरेशन हम कहते हैं, वो बहुत ही प्रोनाउंस थी। इसके अपने रीजंस हैं, लेकिन जब 4.04% की जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिली है FY20 में, तब अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे थी। ये पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो बहुत कम हो चुकी थी। इनफैक्ट कंजम्पशन के मद्देनजर अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर जो था कंजम्पशन का वो बहुत डेकेड्स के बाद कम होता नजर आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कोविड वो एकमात्र रीजन नहीं था जो हमें जीडीपी के करेक्शंस देखने को मिली है FY2021 में। उसके पहले इकोनॉमी की, जीडीपी की कुछ खास कंडीशन नहीं थी। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे ही कोविड आया तो एक डबल वैमी हुई। डबल वैमी का कहना मतलब पहले अगर कुछ कसर रह गई थी तो कोविड ने उस कसर को भी पूरा कर दिया। और पूरा कैसे किया, मुझे एक समय याद आता है अप्रैल 2020 का, जब 0 कार्स की बिक्री हुई थी पूरे मंथ में। 0, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस लेवल तक का इकोनॉमी पे हिट हमें देखने को मिला FY2021 में। अब आपके समक्ष एक चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा मैं। ये क्वार्टर वाइज जीडीपी की ग्रोथ को दर्शा रहा है। अगर आप Q1 देखें FY21 का, तो जीडीपी की जो डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी कोविड की वजह से, जहां पे हम सब लोग लॉकडाउन में चले गए थे, वो परसेंटेज उस गिवन क्वार्टर में, जो कि पहला क्वार्टर था FY21 का, हुई थी 24.4% की माइनस। बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक इस किस्म की डिक्लाइन देखने को नहीं मिली थी। बट हाँ,
कोविड की वजह से, इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से ये सारी सिचुएशन हम लोगों के सामने आई। बट कहते हैं कि अगर कुछ चीज बुरी होती है तो और कितनी बुरी होगी, बिकॉज बुरा जब एक चरम सीमा तक आ जाता है तो उसका अच्छा होना वाजिब सी बात है। और यही हुआ Q2, Q3 और Q4 FY 2021 में, बिकॉज बहुत बुरी कंडीशन से जब सिचुएशन इंप्रूव करनी स्टार्ट हुई, जब लॉकडाउन खुलने स्टार्ट हुए, जब इकोनॉमी अपने पांव पे दोबारा खड़ी होनी स्टार्ट हुई, तो जीडीपी की ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में -24.4 तो नहीं, बट हाँ -7.4 देखने को मिली। यहां पे टेक्निकल गुरुज कहते हैं कि अगर 2 क्वार्टर हमें माइनस जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिले तो हम उसे रिसेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया रिसेशन में जा चुका था। लेकिन हमें मालूम था Q3, Q4 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है वो बहुत ही जबरदस्त हो रही है, और उसके चलते Q4 और Q3 में हमें पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले। और यहां पे लोग कहते थे कि K टाइप रिकवरी होगी, W टाइप रिकवरी होगी, V शेप की रिकवरी होगी। बिकॉज अब जो मैं आपको ग्राफ दिखाने जा रहा हूं, आप इसको प्लीज देखिए। अगर किसी बच्चे को आप कहेंगे कि V बना के दिखाए किसी प्लेन पेपर में, तो V कुछ ऐसा लगेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज FY 2021 में जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला वो था 7.3% का, और इस बार FY 22 में IMF भी यही चीज कह रहा है और RBI भी यही कह रहा है कि इस बार हमें जो जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिलेगी वो मिलेगी 9.5%। ये एक सिल्वर लाइनिंग मानी जाएगी। आप पिछले बहुत सारे सालों को कंपेयर कर लीजिए, 2007 को देख लीजिए, 2011 को देख लीजिए, इन सब सालों को अगर आप कंपेयर करें तो ये जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी हमें। नाउ ये तो थी इकोनॉमी की कंडीशन। मार्केट्स में क्या हुआ, कोविड की वजह से क्या कुछ हमें देखने को मिला कि अगर जीडीपी में इतना कहते हैं ना तहस नहस हो सकता है सिचुएशन, तो मार्केट्स का क्या हाल हुआ। अगर मेरी मेमोरी ठीक मुझे लेके जा रही है पिछले 1 साल 18 महीने पहले, तो 11 मार्च 2020 को WHO ने अनाउंस किया कि अब कोविड-19, जो कि वुहान वायरस के नाम से भी बहुत माना जाता है, अब 11 मार्च को WHO ने कहा कि ये पेंडेमिक का शेप ले चुका है। पेंडेमिक मतलब पूरी दुनिया भर में अब ये स्प्रेड हो चुका है। बिल्कुल वाजिब सी बात है कि एक दिन बाद 12 मार्च को निफ्टी 900 पॉइंट के ऊपर तक करेक्ट हुई। निफ्टी उस दिन जो लेवल्स पे क्लोज हुई वो थे 9,590। बट 2 हफ्तों के बाद में जब मोदी साहब आए, उन्होंने अनाउंस किया कि अब ऑप्शंस नहीं, हमें एक लॉकडाउन में जाना पड़ेगा एज ए नेशन। हम लोग गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्टॉल हुई, और 23 मार्च 2020 को निफ्टी 7,500 की लेवल्स पे आया। जनवरी की 12,000 लेवल से करेक्ट होता हुआ इतने कम पीरियड में निफ्टी 7,500 की लेवल पे आया टुवर्ड्स मार्च एंड। 38 से 40% तक की मार्केट की करेक्शन हमें देखने को मिली। रिसेशन की टर्म्स सुनने को मिले। हर लोगों को सिर्फ यही सुनाई दे रहा था। इंटरनेशनल कंपनीज, एजेंसीज, एनालिस्ट भी यही कह रहे थे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि द ऑब्वियसली वाज रिटन, बट इन दिस केस कहते हैं ना कि अगर आपकी कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा गया तो उसके ऊपर, टूमस्टोन के ऊपर क्या लिखा जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स की टूमस्टोन के ऊपर लिखा जा रहा था कि अब इसको वापस आना असंभव है, बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाकी कंट्रीज प्रेजेंट करेंगे। बट कहते हैं कि आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी के अगेंस्ट कभी बेट मत कीजिए, बिकॉज ये टिपिकल, जैसे हम कहते हैं ना बॉलीवुड मूवी की इंटरवल के पहले वाला सीन, पहले वाली स्टोरी कुछ और है और इंटरवल के बाद वाली कुछ और है। इंटरवल के बाद वाली जो स्टोरी आई जब लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन सारे खुले, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट की, जब ईज देखने को मिला इन मोबिलिटी,
इन ऑफिस गोइंग टर्म्स, तो यही निफ्टी जो 7,500 की लेवल पे था, आज की डेट में 18,000 लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। 18,000, 7,500, 18 महीनों में। कहने का मतलब निफ्टी 140% ऊपर जा चुका है। मैं एक आध कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आध सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। ये इंडेक्स अपने बलबूते पे, अपने दम पे 7,500 से बढ़ के 18,000 की लेवल पे आया। और आया क्यों? बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, ऐसा फैड नहीं है, ऐसी कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है जिसकी वजह से किसी ने कुछ कह दिया और निफ्टी हो गया। फंडामेंटली करेक्ट पैरामीटर्स एट प्ले हैं। ये पैरामीटर्स कल भी वाजिब थे, आज भी वाजिब हैं और कल भी रहेंगे। ये वो पैरामीटर्स हैं जो इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को इफेक्ट करते हैं। इस स्टोरी को आप, मैं और एफआईआईज बेहतर जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, तब इन्वेस्ट करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी कलीग मर्लिन का, जिन्होंने इन पैरामीटर्स पे रोशनी डाली। इस एपिसोड में आज तक ये कंटेंट आप तक लाने में उनका भी बहुत हाथ है। मैं इन पैरामीटर्स को 14 बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन 14 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं जरूर लिखें। बिकॉज आप जब तक इन 14 पॉइंट्स को पहचानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो आप सच्ची में इस बात को मानेंगे कि इंडियन इक्विटीज का 7,500 की जर्नी को ट्रेवल करके 11,000 होना, 12,000 होना, 14,000 होना, 17,000 होना, 18,000 होना बिल्कुल वाजिब। वो क्या पॉइंट्स? नंबर 1, कहते हैं कि ये एक्सूबरेंस जस्टिफाइड है, कि ये खुशी तो मानने लायक है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंटर ने कोई भी, कहते हैं, स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। अगर टेलीकॉम सेक्टर में वो क्रॉस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, वो लेके आए। पीएलआई टेक्सटाइल उन्होंने अनाउंस किया, पीएलआई ऑटोज उन्होंने अनाउंस किया। किसी भी सेक्टर में कहीं भी हमें लगा कि इकोनॉमी में कहीं पुश करने की जरूरत है, किसी सेक्टर को कहीं ना कहीं बैसाखी को छोड़ के कहीं एक कंक्रीट सपोर्ट देने की जरूरत है, तो ये इस गवर्नमेंट ने वो पॉसिबिलिटी को सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं किया, बट उसे इंप्लीमेंट भी किया। ये था पॉइंट नंबर 1। लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, कंपनीज के पास पैसा बहुत है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत बिनाइन हैं, बहुत लो हैं। इसको मैं थर्ड पॉइंट के साथ कंबाइन करना चाहता हूं, जहां मैं कहना चाह रहा था कि सेंट्रल बैंक ने अपना रोल अदा किया, मेजर्स उठाए ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, इंटरेस्ट रेट्स कम रहें, ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल रहे। जो नेसेंट रिकवरी हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही वो पर्टिकुलर दौर है जहां पे वो अभी स्टार्ट ही हुई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं तो इसका ऑफ ट्रैक होना बिल्कुल वाजिब है, बट बहुत सपोर्ट रहा सेंट्रल बैंक्स का लिक्विडिटी को बढ़ाने का। और इसी के मद्देनजर कंपनीज के पास आज केपेक्स एक्सपेंडिचर के लिए पैसा है। आपके, मेरे पास, बाकी सब लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए आज जेब में 2019 के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा। चौथा रीजन रहा कि पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज अपना अदा कर रहे हैं रोल। जीएसटी कलेक्शंस उम्मीद से दुगनी, उम्मीद से ज्यादा कलेक्शंस आ रही हैं। अगर हम पीएमआई सर्विसेज की बात करें, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये सारे नंबर्स हर महीने और ऊपर होते चले जा रहे हैं। आईआईपी की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, तो बहुत अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस कंट्री की डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कहते हैं कि ये कंपनी 1.3 बिलियन पीपल की यंग पॉपुलेशन, यंग इंडिया है। बिकॉज यहां पे सिर्फ पॉपुलेशन के मद्देनजर नहीं, बल्कि उस क्लास के मद्देनजर आप इस कंट्री को देखें जो कि एक मैन पावर प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत बड़ी कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करती है। और वो कंज्यूमर बेस, जिनकी सैलरीज, जिनकी वेजेस, जिनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पावर बढ़ती चली जा रही है। ये एफआईआईज ने देखा, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स,
जो कि 2020 में आए, और आए कैसे कि जिस आईपीओ को हाथ लगाया बहुत तगड़ा, आईपीओ की एक फ्रेंजी चल पड़ी, मार्केट्स में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की एक पार्टिसिपेशन का एक नया दौर चल पड़ा जो आज भी चल रहा है। और ये वो पर्टिकुलर ब्रीड है जो बिलीव करती है कि फोमो में कहीं वो ना पड़े। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई करेक्शन आई तो वो मिस ना करे। मूडीज ने अभी इंडिया को अपग्रेड किया और वो उसकी उन्होंने इकोनॉमिक बैंकिंग सेक्टर को लेके ज्यादा अपनी रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिया। और इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो सॉल्वेंसी है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर आप क्रेडिट कंडीशंस की बात करें तो वो पहले से इंप्रूव ही नहीं हुई है, बट आगे सस्टेन होती भी नजर आ रही है। अगर आप बात करें प्रोविजनिंग की जो बैंक्स ने ली थी, जो उनकी बैड डेट्स थी, जो उनके लोन्स थे, उनकी प्रॉब्लमेटिक एसेट्स थी, जो एनपीएस की वोज हम कहते हैं, वो धीरे धीरे बैंक्स कम करती आई। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट्स डीलेवरेज कर ली हैं, अपने डेट्स को पेयर कर लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारे सेक्टर्स में अब एक ब्रॉड पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में थी, एग्रीकल्चरल में थी, टेक्सटाइल्स में थी। अब जो कि मेरा अगला पॉइंट है वो ये कि अब ये स्प्रेड कर चुकी है टूरिज्म में, कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री में, जाके एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि अगर आप पीयूष जी की बात सुने या निर्मला सीतारमण जी की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद जो ग्रोथ का दौर देखने को मिलेगा भारत को, वो प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट्स के मद्देनजर देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी कैचअप जो अब होने वाला है, जो हमें कोविड ने ही सिखाया, अब उसकी वजह से भी आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए बिजनेस रजिस्ट्रेशंस जो होते जा रहे हैं इंडिया में, खासकर एग्रीकल्चर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, जो अगर 2019 से कंपेयर करें तो दो गुना हो चुके। अगर मैं बात करूं इंडिया की रिलेशनशिप्स ईयू के साथ, यूएस के साथ, ये पहले से और स्ट्रेंथन हुई हैं, और इसी के चलते सप्लाई चेन में जो China+1 का स्टांस, जो पॉलिसी चेंज, जो नए रूट्स, जो नई उम्मीद, जो नया दौर रिलेशनशिप्स का चालू हो पड़ा है, उसमें इंडिया एज ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नजर आ रही है यूएस और यूरोपियन कंटेक्स्ट। हाउसिंग मार्केट जो बहुत सालों तक ठंडी पड़ी थी, अब जागी और जागी भी कैसे। इंटरेस्ट रेट्स सबसे लो हैं काफी डेकेड्स में। अगर आप कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स आपको इस दौर में मिल रहे हैं। यहाँ पे स्टैंप ड्यूटीज सबसे कम है। यहाँ पे जो ओवरऑल डिमांड है बिकॉज ऑफ कोविड, घर में बैठे बैठे लोग ऊब चुके हैं। अब कह रहे हैं कि थोड़े बड़े घर चलते हैं, अफोर्डेबिलिटी है, पैसा जेब में पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, स्टैंप ड्यूटीज कम है, तो क्यों नहीं। इसीलिए हाउसिंग सेक्टर ये बढ़ता नजर आ रहा है। इंडियन हाउस होल्ड्स ने डेल्टा वेव को बहुत 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 तगड़े वे में क्या कहते हैं सक्सेसफुली उसको काउंटर किया। जो ओवरऑल डोमेस्टिक सेविंग्स हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में, वो मैंने एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के सीरीज के एपिसोड मैंने बताई आपको कि वो 665 बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ चुकी है इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स 2021। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम लेवल्स जो हैं, अगर आप आईटी सेक्टर की देखें तो सच्ची में एक पर्टिकुलर जो डर देखने को मिल रहा था कि डिमांड तो इतनी है कि लोग कुछ भी अनशंत पैसा देने को तैयार है। जो हम कह रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने की एक रीजन ये भी हो सकती है। तो सैलरीज, वेजेस बढ़ चुकी हैं, और इस दौरान डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो पावर है वो बहुत बढ़ चुकी है। नाउ एक विडंबना है जिसको मैं इंग्लिश में डाइकॉटमी कह चुका हूं। एक विडंबना है कि एक ऐसा साल गया 2021 फाइनेंशियल का जहां पे मार्केट्स 7.3% से गिरी, जीडीपी गिरी,
सॉरी, जीडीपी गिरी 7.3% से, बट मार्केट्स 72% से ऊपर गए FY21 फाइनेंशियल। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो किसी इन्वेस्टर से पूछे तो वो कहेगा भगवान करे FY21 की जो इक्विटीज की मार्केट थी वो दोबारा आए। अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेगा भगवान ना करे कि ऐसा दौर फिर से देखने को मिले कि इस कंट्री की जीडीपी -7.3% तक जाए। विडंबना है। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत हैं आपस में। अगर मार्केट्स की बात करें तो जनवरी 2021 में सेंसेक्स हुआ करता था 50,000 की लेवल पे। अब सितंबर 24, 2021 की डेट मेरे को याद है, जबकि सेंसेक्स पहुंचा 60,000 की लेवल पे। 8 महीनों में 10,000 पॉइंट्स की एडिशन हुई सेंसेक्स में। अगर आप बात करें कि ये सब क्यों हो रहा है और ये सब इतना कुछ जल्दबाजी में हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। लोग कह रहे हैं कि अब तो मार्केट्स एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, अब करेक्शन वाजिब है। अब मैं आपके समक्ष कुछ डेटा रखना चाहता हूं, बिकॉज हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर में कहते हैं कि हम कुछ भी बात करें, रिसर्च एंड रैंकिंग को ले लीजिए आप, हम कुछ भी बात करें तो आपके समक्ष पहले डेटा रखेंगे, डेटा रख के फिर अपना लॉजिक, अपना पॉइंट आप तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा है, प्लीज देखिए इस चार्ट को। इस चार्ट का टाइटल है मार्केट कैप टू जीडीपी। मार्केट कैप टू जीडीपी मतलब जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप ले लीजिए और जीडीपी उसको डिनोमिनेटर पे ले लीजिए, तो एक रेशियो बनता है। 15 साल का मीडियन इस गिवन रेशियो का है 79%। 2020 फाइनेंशियल ईयर में यह पहुंच गया था 55। 2021 में ये रेशियो इंप्रूव हो गया। मार्केट कैप, बिकॉज मार्केट्स ऊपर गई, तो मार्केट कैप हर कंपनी का अगर बढ़ रहा है तो मार्केट कैप भी बढ़ रहा होगा। जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ा, और इतना कि अब ये जो पर्टिकुलर रेशियो है जिसको हम बुफेट इंडिकेटर भी कहते हैं, वो 103 पे पहुंच गया है FY2021। FY2022 में ये और ऊपर जाने की उम्मीद है और ये 119 तक जा सकता है। तो अगर आप ये इंडिकेटर देखें कि 79 आपका मीडियन रहा है 15 सालों का और अब 100 भी क्रॉस कर चुका है, तो हाँ बिल्कुल मार्केट एक्सपेंसिव हो गई। एक और रेशियो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। ये रेशियो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी। तो अगर आप लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिट्स को जीडीपी से डिवाइड करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो आपको ग्राफ पे नजर आ रहा है, बिकॉज ये लोएस्ट रहा है 1.5 का FY2020 में। FY2021 में ये इंप्रूव हो गया और ये पहुंचा 2.9, बिकॉज अर्निंग्स का जो दौर चला FY2021 में आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर द इकोनॉमिक रिवाइवल, वो बहुत ही शानदार था। और ये यहां पे नहीं खत्म होगा, ये अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये कि ये आगे इंप्रूव होकर 3.4 की उम्मीद है हो जाएगा। पेटीएम, जोमेटो, नायका जैसी कंपनीज के आईपीओज अब आ रहे हैं और ये कंपनीज अब मेन स्ट्रीम इंडेक्सेस में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो रही है। तो मार्केट कैप टू जीडीपी जब मैंने आपको बताया तो वो थोड़ा और हो सकता है ऊपर जाए। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अगर आप देखें तो इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऐड हो जाएगी, और जीडीपी में तो ये लोग पहले से टैक्स दे ही रहे थे, जीएसटी दे ही रहे थे, तो ये नंबर इंप्रूव होता नजर आएगा। अब आप सब लोग समझते हैं एक पर्टिकुलर नंबर जिसको हम कहते हैं पीई, विच इज प्राइस टू अर्निंग्स, और इस नंबर को मैं, जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोग इसे रेफर करते हैं, इसे समझना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा बड़ा पीई होगा उतना ही हम कहते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गई है। तो PE is basically a function when you have the CMP which is divided by the EPS, correct?
तो ईपीएस और पीई को दोनों रिलेशन में देखने की कोशिश करते हैं हम। और आपके समक्ष अब मैं एक ग्राफ रख रहा हूं। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में पीई दिया गया है FY22 का, जो कि अगले 5 महीनों में आ जाएगा। तो जो फॉरवर्ड मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है FY22 का, वो है 24.7। और ये तब पॉसिबल हो पा रहा है जब हम ईपीएस निफ्टी का देख रहे हैं 730 का, निफ्टी का ईपीएस 2021 का 540, और 540 इंप्रूव होके हो रहा है 730। तो 35% की हमें अर्निंग्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 35% अर्निंग्स ग्रो की, इसीलिए जो मल्टीपल था 33 का, वो कम होके हो गया 24 का। तो मल्टीपल जब कम होता है तो अच्छा होता है, अफोर्डेबिलिटी या वैल्यूएशन के टर्म्स में कहते हैं मार्केट्स अच्छी हो रही हैं। अब 5 महीने बाद FY23 स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने बाद। और FY23 जब स्टार्ट होगा तब जो फॉरवर्ड मल्टीपल हम देख रहे हैं वो 21.5 का देख रहे हैं हम। वो ऐसा क्यों? बिकॉज ईपीएस और इंप्रूव होगा, 840 लेवल्स तक जाएगा। तो 730 से 840 मतलब 15% की ग्रोथ और आएगी यहाँ पे। इसीलिए जो मल्टीपल है वो 21.5 का देखने को मिलेगा। और अगर आप एक साल और आगे का फॉरवर्ड मल्टीपल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ईपीएस पकड़िएगा 935। दैट मीन्स 11% और ग्रोथ होगी 2023 की लेवल से, और आपको जो मल्टीपल मिलेगा वो 19.3 का मिलेगा। 10 साल का जो मल्टीपल का जो एवरेज रहा है वो रहा है 20, और 15 साल का मल्टीपल का जो एवरेज रहा है वो रहा है 19। तो आज आगे आने वाले 3 सालों के बाद तक का जो मल्टीपल आपको नजर आ रहा है वो 21 से 19 की लेवल्स का है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मार्केट्स एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसीलिए लोगों की पैल्पिटेशंस बढ़ गई हैं, इसीलिए लोग थोड़े से घबरा रहे हैं। लेकिन एक केस बनता है इस पर्टिकुलर, कहते हैं ना कि 10 साल का मल्टीपल 19 है और 15 साल का 20 है। तो इस मल्टीपल का, मैं उल्टा बोल गया, 10 साल का 20 है और 15 साल का 19 है। तो इस मल्टीपल का री रेट होना बनता है। वो क्यों? बिकॉज ऐसे इंटरेस्ट रेट्स जहां पे 4% रिपो रेट्स रहे हैं बहुत टाइम तक, बहुत कम देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो ओवरऑल जो एनपीवी है वो भी अब हायर कैलकुलेट की जाएगी। इसीलिए अब हो सकता है जो मल्टीपल 20 नॉर्मल माना जाता था वो आगे 21 माना जाए, जो 19 माना जाता था 15 सालों की एवरेज, अब वो 20 मानी जाए। तो री रेट होगा। तो इसके दौरान भी आप थोड़ा घबराएं ना। पीई करते करते आप कुछ नंबर्स को दिल पे ना ले बैठे, ये भी री रेट होगा। अब चलिए उन लोगों की बात सुनते हैं, हमारी नहीं, जो कह रहे हैं कि मार्केट में करेक्शंस होंगी। इन लोगों ने इतना तक कह दिया है कि करेक्शंस कितनी होंगी, और कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि करेक्शंस कब होंगी। तो आप थोड़े से उत्साहित हो रहे होंगे सुनने के लिए कि किसने क्या कहा। एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स, जो कि हेज फंड मैनेजर है इंडिया की सबसे बड़ी, उन लोगों ने कहा कि उनकी जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं जो उनकी कंपनी में रन करते हैं, उसके चलते अगले 6 महीनों में 15 से 20% करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। ये एवेंडस कैपिटल कह रहा है अगले 6 महीनों में। नोमेरा जो है वो कह चुका है कि अब उसने डाउनग्रेड कर दिया है इंडियन इक्विटीज को फ्रॉम ओवरवेट टू न्यूट्रल पोजीशन, बिकॉज उनका मानना है कि मार्केट सच्ची में महंगी हो चुकी। अगर आप यूबीएस की बात माने तो यूबीएस ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अनअट्रैक्टिव लेबल कर दिया है और कहा है कि ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। और अगर आप बात मांगे मॉर्गन स्टैनली की, तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन इक्विटीज, डोमेस्टिक इक्विटीज को ओवरवेट से इक्वल वेट का दर्जा दिया। थोड़ा सा डेप्थ में चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कह क्या रहे हैं। अगर एवेंडस पे वापस जाएं हम, तो एवेंडस ये उन्होंने क्या कहा कि 15 से 20% की करेक्शन देखने को मिल सकती है
अगले कुछ महीनों में। बट एवेंडस ने यह भी कहा कि सेम टाइम नेक्स्ट ईयर ये मार्केट आपको 10 से 15% ऊपर मिलेगी। लेकिन 10 से 15% मार्केट अगर ऊपर मिलती है तो शॉर्ट टर्म में ये मार्केट करेक्ट होती भी नजर आएगी। और उसका रीजन है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का इफेक्ट होना, उसका रीजन है हायर ऑयल प्राइसेस का, उसका रीजन है आपकी इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, उसका रीजन है कि सप्लाई चेन की में काफी इंटरप्शंस आना। ऐसा एवेंडस कह रहा है। जेएम फाइनेंशियल्स ने इस हद तक बात कह दी कि आज की डेट में जो प्राइस टू बुक चल रहा है मार्केट का वो 4.3 टाइम्स है। कहने का मतलब ये 20% हायर है अपने 5 साल की एवरेज से प्राइस टू बुक मार्केट का। और जेएम फाइनेंशियल ये भी कह रहा है कि 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल आपको 24% प्रीमियम मिल रहा है। कहने का मतलब महंगा। जेएम फाइनेंशियल ये भी कह रही है कि ये मार्केट 16,500 से 18,500 लेवल तक में सीमित रहेगी। लोअर एंड उनके हिसाब से 16,500 का है और हायर 18,500। अगर आप बात माने मैराथन ट्रेंड्स की, तो जैसे एवेंडस ने कहा मैराथन ट्रेंड्स भी वही बिलीव करता है, बट मैराथन ट्रेंड कह रहा है कि इन्फ्लेशन का दौर चल पड़ा है जिसकी वजह से ग्लोबली प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको करेक्शंस देखने को मिलेंगी। एवेंडस ये भी कहता है कि सप्लाई चेन में काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है। एवेंडस ने जैसा मैराथन ट्रेंड्स ने जैसा एवेंडस ने कहा, मैराथन ट्रेंड्स कह रहा है कि ये मार्केट 16,000 ऑन अ लोअर साइड और 19,000 ऑन अ हायर साइड पे ऑस्किलेट करेगी, इसी में रेंज बाउंड रहेगी। पैराबोलिक चेंजेस जो हमें देखने को मिली 2021 फाइनेंशियल ईयर में, उस किस्म की चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगी अब। बट हाँ, लोअर एंड पे 16,000, 16,500 और हायर एंड पे 18,500 से 19,000 तक लोगों का कहना है कि हो सकता है मार्केट्स आपको मिले। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि ये करेक्शन तो सब मान रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि महंगा हो चुका है। अब बात आ रही है कब होगी, या अगर ये करेक्शन होती है तो क्या आपको चिंतित होना चाहिए? उसका आंसर है नहीं। अब आप कह रहे होंगे आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर देख रहे हैं और मैंने नहीं कह दिया तो बस बात खत्म होगी। ऐसा नहीं है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि मैं नो क्यों कह रहा हूं, नहीं क्यों कह रहा हूं। नहीं उस चीज के लिए कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो मेरे हिसाब से वो 4 रीजंस हैं। और भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कोई और कुछ और कह सकता है, बट मेरे हिसाब से वो 4 रीजंस हैं जो मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से आपको घबराना नहीं चाहिए। और भी रीजंस हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट ये 4 रीजंस हैं जो मैं आप तक लाना चाह रहा हूं। पहला रीजन कि करेक्शंस एंड क्रैशेस तो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में फ्रीक्वेंटली होते हैं और होंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप मान के चलें कि ये करेक्शंस कल भी हुई और आज भी होंगी, कल भी होंगी। तो अगर इन्वेस्टिंग जर्नी में अगर आप इस चीज को मान लेते हैं और अगर आप अब बहस करना चाहते हैं कि अब आप इतने श्योर हैं कि करेक्शन होने वाली है तो अभी मैं क्यों ना बेचूं, बिकॉज मैं सच्ची में नहीं जानता कि ये कौन से महीने, कौन से टाइम, कौन से दिन, कौन से सेशन, मैं नहीं जानता। ना कोई और आपको बताने को तैयार है कि वो दिन कब होगा। अब इस दौड़ में आप क्या करेंगे, अपनी चीजें बेचना स्टार्ट कर देंगे। बेचते बेचते को ऐसे दौर पे पहुंचेंगे आप जहां पे आप बहुत कम प्राइसेस पे अपने बहुत सारी चीजें बेच चुके होंगे, और जब कभी आप वापस आना चाहेंगे तो आप हर समय महंगी चीज ही खरीद बैठेंगे। इसीलिए आप मान के चलें कि करेक्शंस एंड क्रैशेस तो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल अदा करते हैं। ये एक पर्टिकुलर स्टडी हुई, ये स्टडी मैं सच्ची में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि ये स्टडी आप तक लानी चाहिए। स्टडी क्या कहती है? स्टडी कहती है कि 20 साल का पीरियड लिया गया। 20 साल के पीरियड में 10 वो दिन ऐसे काउंट किए गए जो कि सबसे अच्छे थे, और ये 10 दिन अगर हम इन्वेस्टिंग के निकाल देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो
50% कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप वो 10 दिन प्रिडिक्ट कर पाए जहां पे 7,300 दिनों में सबसे अच्छे रिटर्न्स आ पाए, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर। अगर वो 10 दिन पे आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मार्केट्स को टाइम करें। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये बुल और बेयर फेजेस तो होते रहेंगे साहब। अगर मॉर्गन स्टैनली की बात माने तो पिछले 25 सालों में ऐसा 4 बार हुआ है जब हमें बेयर मार्केट्स देखने को मिली। पहला बेयर पीरियड हमें देखने को मिला 1997-1998 का, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। दूसरा पीरियड बेयर मार्केट का हुआ 2000 से 2001 का, जब .com बबल बर्स्ट हुआ। तीसरा पीरियड 2008 से 2009 का, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। और चौथा ये 2020 का, जब वुहान वायरस ने आके हम सब लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। तो बेयर पीरियड्स होती रही हैं पिछले 25 सालों में, 4 बार आई हैं। बात करते हैं बुल फेजेस की। बुल फेजेस अगर हम पिछले 20 सालों की देखें या 30 सालों की देखें, एक्चुअली 3 डेकेड्स की देखें, तो 6 बुल मार्केट्स बड़ी बड़ी हमें देखने को मिली। जो अभी जो बुल मार्केट चल रही है वो 6th बुल मार्केट है। बुल मार्केट कैसा कि आप सेंसेक्स का ट्रफ लें, यहां से जो डबल जो हो जाता है उसको बुल मार्केट के मद्देनजर देखते हैं हम लोग। सो ये 6th बुल मार्केट चल रही है। बुल मार्केट की एवरेज ड्यूरेशन होती है 72 हफ्तों की, अब 64th वीक चल रहा है। एंड बार बार माने कि इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स को बार बार आउट परफॉर्म किया है, 52% से आउट परफॉर्म किया। सेकेंड रीजन जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, पहला तो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड रीजन ये कि गिरती हुई मार्केट्स, क्रैश होती हुई मार्केट्स, करेक्ट होती हुई मार्केट्स हर समय एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करें। ऐसा क्यों? माना गया है, देखा गया है कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट की करेक्शंस में सबसे प्यारे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं। दे हैव मेड some of the best investments मार्केट करेक्शंस और क्रैश के टाइम में। और ये इन्वेस्टमेंट्स इतनी उम्दा होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं, बिकॉज आपको बहुत फंडामेंटली साउंड कंपनीज बहुत ही कम प्राइसेस पे देखने को मिलती हैं। इमेजिन कीजिए ना, आपकी मार्च और अप्रैल का टाइम 2020 का, और आपको बजाज फाइनेंस 2000 के नीचे मिले। 18 महीने, इससे पुरानी बात तो नहीं है। तो आप जब कभी ये दौर आए क्रैशेस का और करेक्शंस का, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें। और ये क्वेश्चन ये है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, जिस कंपनी को मैंने चूज किया, क्या उसके ऊपर कुछ विपदा आपदा आन पड़ी है जहां पे उसकी अर्निंग्स अब आगे 2-3 सालों तक इफेक्ट होंगी? अगर उस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, तो आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक है, आप और खरीद सकते हैं। बिकॉज कंपनी का प्राइस नीचे गया है, वैल्यू नहीं। और प्राइस भी क्यों? बिकॉज मार्केट्स नीचे गई हैं, इसलिए कंपनी का प्राइस भी नीचे गया है, बट वैल्यू इंटैक्ट है, बिकॉज वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है। तीसरा रीजन, रिकवरीज बहुत फास्ट होती हैं। हम लोग डरते रह गए। इनफैक्ट मैं आपकी क्या बात करूं, खुद की बात करता हूं कि जब कभी मुझे कोविड का शॉट लेना था, कोविशील्ड का, वो जो एक एंग्जाइटी थी कि मुझे इंजेक्शन लगाना है, उस दिन लगाना है, उस टाइम पे लगाना है, उस हॉस्पिटल में लगाना है, उस नर्सिंग सेटअप में लगाना है, वो सोचते सोचते उस दौर को मैं वो एंग्जाइटी में जी बैठा। बट एक्चुअली जब इंजेक्शन लगा तो उसका सच्ची में पता नहीं लगा। क्रैशेस की बात करते करते, डरते डरते, इनसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहते रहते, अपनी नॉर्मल जो आप SIPs मेंटेन कर रहे हैं उससे इतना आप वंचित हो बैठेंगे कि आप जब क्रैश आएगा आपको पता ही नहीं लगेगा कब आया और कब चला गया, कब करेक्शन आई और कब चली गई। ये बहुत जल्दी रिकवरीज देखने को मिलती हैं। और इस सेंस में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टाइम करने की चेष्टा ना करें मार्केट को, बिकॉज अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप अनफॉर्चुनेटली बहुत लो लेवल्स पे बहुत सारी चीजें बेच देंगे, और वापस जब तक आएंगे तो बहुत सारी चीजें
जिन लेवल्स पे आपने बेची थी उनसे काफी महंगी हो चुकी होंगी। चौथा रीजन जो मैं समझता हूं कि आपको घबराना नहीं चाहिए वो ये कि अब रिसेशन नहीं है, अब वो दौर है ही नहीं रिसेशन का। देखा गया कि 18 महीनों में 2 बार रिसेशन नहीं होता। 2020 में हमें रिसेशन देखने को मिला 18 महीने पहले। उसका रीजन था वुहान वायरस, उसका रीजन था कोविड, उसका रीजन था लॉकडाउन, उसका रीजन था इकोनॉमिक एक्टिविटी का शट डाउन होना। आज की डेट में अगर आप देखें तो कंपनीज के पास पैसा भरमार पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी प्लश है इन कंपनीज के पास। सरकार 5th गियर में रिफॉर्म्स अनाउंस कर रही है, अनाउंस नहीं कर रही, इंप्लीमेंट कर रही है। ये रिसेशन की इंडिकेटर्स नहीं है भाई। इस दौर में ऐसे कंडीशंस में रिसेशन नहीं होगा, तो आप डरे ना उससे। तो आपने देखा अब तक कि मार्केट्स किस लेवल पे हैं, वैल्यूएशंस कहां हैं, महंगी हैं, बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, लेवल्स क्या कह रहे हैं, टाइम क्या कह रहे हैं। और ये मैंने बताने की आपको कोशिश की कि आपको घबराना नहीं चाहिए। एकदम एंड में जो $1 मिलियन क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि करें क्या, तो 4 चीजें कीजिए अगर मेरे दोस्त हैं आप और इन चीजों को आप समझ रहे हैं कि किसी भी बड़ी मूव से बचें। बड़ी मूव जहां बहुत कुछ बेचें, बहुत कुछ खरीदें, बहुत बड़ी बड़ी मूव से बचें। पहला, अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश ना करें, बिकॉज सच्ची में नहीं मालूम कि इस महीने, नेक्स्ट महीने, अगले 6 महीने, अगले 1 साल तक मार्केट करेक्ट होगी, नहीं होगी, कब होगी, कितनी होगी, वो कोई नहीं बता सकता। तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? नंबर 2, बोरिंग पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन को फॉलो करें। मार्केट करेक्शंस आती रहेंगी, जाएंगी, बट इसको फॉलो करें। तीसरा, अगर आप एक पाइल ऑफ कैश पे बैठे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करना स्टार्ट कर दें। यहां से अगर मार्केट करेक्ट होती है तो आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती और ऊपर जाती है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस को एक्यूमुलेट करने की। वो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो एपिसोड रहा है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का, आपको पसंद आया। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जिनको हम आंसर कर पाए, कोशिश तो यही रही है। फिर भी अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज घबराइए ना, प्लीज हमें लिखिए, गेट इन टच विद अस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे ईमेल की इंटरेक्शंस चल रही हैं, उनको अब हम दिवाली हो चुकी है, अब हम मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। अगर आपको भी कुछ पूछना हो, बताना हो, कहना हो, आप प्लीज झिझक मत कीजिए, पूछिए। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपके लिए, आपके द्वारा है, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। तो इस उम्मीद से कि आपको ये एपिसोड पसंद आया, मैं संजीव आनंद विश करता हूं, प्रे करता हूं कि आपके परिवारजन, आपके फ्रेंड्स सब कुशल मंगल रहें, सेहतमंद रहें, जहां कहीं रहें, आबाद रहें और वेल्थ एक्यूमुलेट करते रहें। तब तक के लिए मुझे संजीव आनंद को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।